Jai Hind friends and welcome to today's second enriched session of editorial analysis powered by Growth Mode UPSC। दोस्तों ये दूसरा लेख भी हमारा द हिंदू में ही प्रदर्शित हुआ था आज के दिन। और अगर परीक्षा संबंधी विषयों की बात की जाए इस लेख के संदर्भ में तो दो भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग रहेगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस, क्योंकि यह पूरे लेख में ऐसे हेल्थ क्राइसिस को टैकल करने के लिए सरकार की क्या नीतियां होनी चाहिए उसकी बात यहाँ की गई है। और दूसरा हेल्थ मैनेजमेंट, कि सरकारों को जो स्वास्थ्य संबंधी प्रबंधन है वो कैसे करना चाहिए, उनकी भावी नीतियां क्या होनी चाहिए। और उसमें भी मेनली लेख जो है वह AMR यानी कि एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस के बारे में बात करता है, उसके संदर्भ में बात करता है, जिसके संदर्भ में हमने हमारे एक पिछले एडिटोरियल के एक लेक्चर में बात की है। मगर उस समय हमने देखा था कि AMR जो है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या उसका मैकेनिज्म होता है। आज के दिन हम लोग लेख के बाद जो हमारी संशोधित तत्वों की बात करेंगे उसके संदर्भ में हम लोग AMR कैसे फैलता है, क्या उसके कारण है और हमें क्या करना चाहिए, यह पूरी की पूरी समस्या को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको जानना है AMR क्या है, AMR कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए मैं आपको अनुरोध करूंगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा जो पिछला एडिटोरियल एनालिसिस का जो एक लेक्चर है इसके बारे में वो प्लेलिस्ट में जाके ढूंढिए और उसको अवश्य देखिए। उसके बाद यह लेक्चर देखिएगा तो आपको जो है फुलेस्ट सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल सकता है। देखते हैं यह लेख। सर्वप्रथम हम लोग लेख की इमेज देखेंगे। अतुल बगई नामक लेखक है जो एक यूनाइटेड नेशन के एनवायरमेंट प्रोग्राम के चीफ है, कंट्री चीफ है भारत के ओर से। उसके द्वारा यह लेख लिखा गया है और जिसमें कोरोना और जो एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंट है उसके दोनों के बीच में तुलना भी की गई है। और कहा गया है कि भले ही कोरोना जो है वो पूरे विश्व में हमें सुनाई दे रहा है आज के दिन, मगर ये जो AMR है वो एकदम शांत हथियारा है, वो शांति से अपना काम करता है और मनुष्य जो है या आप कह लीजिए पशु पक्षी जो है उसकी जान लेता है। यह समस्या आज के दिन इतनी बढ़ गई है कि अब उसके ऊपर त्वरित कदम उठाना हमारे लिए अनिवार्य है, अन्यथा 2050 तक 2060 तक यह जो परिस्थिति है वो बहुत ही खराब हो सकती है और मनुष्य की मृत्यु जो है वो भी हो सकती है। देखते हैं आगे। लेख हम लोग दो भागों में देखेंगे। सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करेंगे, उसके बाद लेख संबंधी जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो लेख में की गई है लेखक के द्वारा उसकी बात करेंगे और आखिरी में हमारा संशोधन देखेंगे। देखते हैं, इस लेख में AMR को एक घातक समस्या बताया गया है, यानी कि डेंजरस। इट्स ब्रांडेड एज ए साइलेंट किलर। यह एक शांत हथियारा लेखक के द्वारा इसे कहा गया है और बात भी सच्ची है। कोरोना का ऐसा माहौल है, पूरा जो विश्व है वह कोरोना कर रहा है, मगर कोरोना के वजह से आज दिन तक पूरे विश्व में मात्र 1.49 मिलियन डेथ्स ही हुई है। और सामने यह जो AMR है या एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस आप कह लीजिए, वो अप्रोक्सीमेटली इट्स किलिंग एवरी ईयर मोर देन 7 लाख पीपल या मोर देन 8 लाख पीपल। ठीक है, तो इतना गंभीर मुद्दा है मगर बहुत चर्चित नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा लो प्रोफाइल है। मगर इससे जो संकट है वो कम नहीं हो जाएगा, संकट जो है वो और भी गहरा बनता जाएगा अगर हमने त्वरित कदम नहीं उठाए तो सच्ची दिशा में। इस समस्या को हल करने के लिए त्वरित कदम उठाने की बात भी की गई है और त्वरित कदम उठाने ही होंगे, वरना मैंने जैसे आपको बोला कि अप टू 2050 या कह लीजिए 2060 वी विल नॉट एबल टू टैकल। हम लोग यह पूरे रोग को जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे और पूरे विश्व में पूरा विश्व जो है इसका शिकार बन जाएगा। AMR एक वैश्विक समस्या है मगर भारत भी इस समस्या से बहुत पीड़ित है। एज ए होल तो यह एक वैश्विक समस्या है, मगर भारत के संदर्भ में बात करें तो यह भी बहुत ही पीड़ित है, क्योंकि भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, एंटीबायोटिक्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर एंटीबायोटिक्स का। ये बात हमें याद रखनी है। और
भारत में यह एंटीबायोटिक्स का उपयोग जो है वो विवेकहीन रूप से, विदाउट एनी टाइप ऑफ डिसिप्लिन, बहुत ही प्रचुर मात्रा में हम लोग करते हैं। और इसी की वजह से हमारे जो रोग है, उसके जो बैक्टीरिया है, वे धीरे धीरे रेजिस्टेंसी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उपयोग जो है वह विवेकहीन है, अनडिसिप्लिन्ड है। तो इसी की वजह से यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या के रूप में भारत के सामने आ सकती है। इस लेख में वर्तमान AMR समस्या की व उसके समाधान की भी बात की गई है। आज की समस्या क्या है वो पहले बताया गया है, और वहां से समाधान क्या होगा वो भी जो है इस लेख में बताया गया है। देखते हैं लेख की महत्वपूर्ण बात है। देखिए, प्रतिवर्ष 7 लाख प्लस लोगों की मृत्यु हो रही है सिर्फ AMR की वजह से। सिर्फ AMR की वजह से। अगर डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन या 1.6 मिलियन लोगों की जान लेता है। अगर कैंसर की बात करें तो प्रतिवर्ष 10 मिलियन पीपल आर डाइंग ड्यू टू कैंसर। ठीक है, तो अगर ऐसी तुलना करें तो कोरोना जो है वो हमें अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि हमें दिखाई देगा कि इसकी मारक क्षमता जो है वो बहुत ही कम है। कोरोना की सिर्फ संक्रमण क्षमता जो है वो ज्यादा है, इसकी मारक क्षमता कम है। वाइल इन द कॉन्ट्ररी, जो डिजीज के नाम लिए हमने यहाँ, डायबिटीज कह लीजिए, कैंसर या अन्य कोई रोग, तो इसकी संक्रमण क्षमता कम है, मगर मारक क्षमता बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, जो अपने आप में ही एक चिंता का विषय है। देखते हैं आगे। प्रतिवर्ष अकेले भारत में 58,000 से ज्यादा बच्चों की सेप्सिस के द्वारा मौत होती है। देखिए, सेप्सिस एक रोग का प्रकार है जिसमें खून के अंदर ऐसे बैक्टीरिया जो है पैदा होते हैं, जो खून को एकदम गाढ़ा बना देते हैं और मवाद पैदा करते हैं। मवाद यानी कि आप कह लीजिए पुश। ठीक है, तो यही बीमारी की वजह से लगभग प्रतिवर्ष 60,000 के आसपास जो बालक होते हैं उसकी मृत्यु होती है। सूक्ष्म जीव को रोग प्रतिकारक शक्ति विकसित कर लेते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटी माइक्रोबायल एजेंट्स से बचने के लिए, और ये हमारा जो विवेकहीन उपयोग है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि ये सूक्ष्म जीव जो है वे रेजिस्टेंसी बहुत ही गति से या बहुत ही झड़प से डेवलप कर रहे हैं। आगे देखते हैं। वपराश में लिए गए 80% एंटीबायोटिक्स चयापचय की प्रक्रिया बिना शरीर के बाहर निकल जाते हैं, विदाउट एनी टाइप ऑफ मेटाबॉलिक या कह लीजिए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि शरीर के रासायनिक प्रक्रिया से पसार होना। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी खुराक जो है वो ग्रहण करते हैं, उसको कंजप्ट करते हैं, तो वो हमारे एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम में घूम के निकलता है, घूम के एक्सक्रीट होता है, और यही डाइजेस्टिव प्रोसेस में उसमें केमिकल मिलाया जाता है जिसे चयापचय की प्रक्रिया कहा जाता है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहा जाता है। तो एक संशोधन के मुताबिक 80% ऑफ एंटीबायोटिक्स are excreted without any type of metabolism. अब क्या होगा, ये सब एफ्लुएंट सीवेज में जाएगा, चाहे घर से जाए, चाहे हेल्थ फैसिलिटी से जाए, चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से जाए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो होती है, जो एंटीबायोटिक्स को उत्पन्न करती है, वहां भी जो है वेस्ट उनको निकलता है, जिसको डिस्पोज अच्छी तरीके से करना, जिसको ट्रीट अच्छी तरीके से करना समय की मांग है। अब ये सब एफ्लुएंट जाएंगे सार्वजनिक सीवेज में, सार्वजनिक वाटर बॉडी में, जहां से पूरे प्रदेश के लोगों में, पशु पक्षियों में यह बात जो है यह फैल जाएगी। और इसमें सिर्फ एंटीबायोटिक्स ही नहीं निकलते, उसके साथ साथ जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होता है, जो अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी करना चाहता है ऐसे एंटी माइक्रोबायल के सामने लड़ने के लिए, वो भी साथ में पूरे प्रदेश में, पूरे एरिया में प्रसर जाते हैं। देखते हैं आगे। गंदे पानी के उपचार की सुविधा भी सारे एंटीबायोटिक्स और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को दूर नहीं कर सकता। यस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी सक्षम नहीं है कि वे सारे एंटीबॉडीज को, सारे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को खींच ले।
या उसको खत्म कर दे। पानी एक मुख्य माध्यम है AMR के फैलाव का। यस, अकॉर्डिंग टू राइटर, वाटर इज अ चीफ एजेंट इन प्रोपोगेटिंग द AMR। देखते हैं आगे। यूएन की संस्था है, कार्यरत है वन हेल्थ AMR ग्लोबल एक्शन प्लान, जिसे GAP भी कहा जाता है इन शॉर्ट, वन हेल्थ, जिसका जिक्र हमने हमारे पिछले उपाख्यान में किया था। जब हम लोग एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने जिक्र किया था कि आज इस समस्या का लड़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है वन हेल्थ का, जिसमें क्या होता है, हमें मनुष्य की हेल्थ, हमें पशु पक्षियों की हेल्थ और हमें वनस्पतियों की हेल्थ, तीनों की हेल्थ का ध्यान रखते हुए, तीनों की हेल्थ को बैलेंस्ड रूप से जो है विकसित करते हुए यह पूरा अप्रोच जो है वो हमें बनाना है। ह्यूमन, एनिमल्स, वेजिटेशन। आज दिन तक के हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सिर्फ ह्यूमंस की जो हेल्थ है उसको ही देखने का प्रयास कर रहे थे। हम लोग भूल गए थे पशु पक्षियों के भी स्वास्थ्य होते हैं, और वे स्वास्थ्य अप्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य के साथ जुड़े होते हैं, या वनस्पति की भी स्वास्थ्य होते हैं और वो स्वास्थ्य भी अप्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य के साथ जुड़े होते हैं। वो बात हम भूल गए थे, कितने वर्षों तक भूल गए थे। मगर जहां से जो यह AMR का जो प्रॉब्लम है या AMR की जो समस्या है वो जहां से शुरू हुई, वहां से हमें एग्जैक्ट मालूम पड़ गया और हमें पता भी चल गया कि नहीं, सिर्फ ह्यूमन के हेल्थ के बारे में बात करने से कुछ नहीं होगा। वी नीड टू थिंक एज अ होल, वी नीड टू बैलेंस इट इक्वली। हमें उसे समांतर रूप से या संतुलित रूप से उसे विकसित करना होगा, यह प्रणाली को, तभी हम लोग यह एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस को टैकल कर पाएंगे। UNEP के द्वारा AMR की पहचान 6 उभरती पर्यावरणीय समस्याओं के रूप में की गई है। 6 एमर्जिंग एनवायरमेंटल कंसर्न, एमर्जिंग एनवायरमेंटल कंसर्न, और उनमें से एक जो है वो है AMR। तो यहां से हम लोग गंभीरता जो है इसकी, उसका अंदाजा निकाल सकते हैं। गंभीरता, अपने 2017 के फ्रंटियर रिपोर्ट्स में यह बात सार्वजनिक की थी यूनाइटेड नेशन की एनवायरमेंट प्रोग्राम की संस्था ने। भारत के संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के कुछ धोरण नक्की किए हैं, जिसके तहत 121 एंटीबायोटिक्स के कचरे का निकाल अच्छी पद्धति से औषधि उत्पादकों को करना होगा, यानी कि ड्रग मैन्युफैक्चरर। मिनिस्ट्री ने 121 को आइडेंटिफाई किया है एंटीबायोटिक्स को, जो मैक्सिमम नुकसान जो है पर्यावरण को या मानव स्वास्थ्य को या पशु स्वास्थ्य को या वनस्पति स्वास्थ्य को कर सकते हैं। तो इन मैन्युफैक्चररों को यह मिनिस्ट्री के द्वारा अनुरोध किया गया है, गाइडलाइन जारी की गई है, और जिस गाइडलाइन को फॉलो करना इन उत्पादकों के लिए अनिवार्य है। और यहाँ से जो वेस्ट निकलता है उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से उसको ट्रीट करना, यह भी एक अनिवार्यता है। देखिए, तो यहां तक हमने 2 चरण देखे, जिसके तहत हमने निष्कर्ष देखा लेख का, जिसमें हमने बताया कि कोरोना के समय में जो लेखक है वो कोरोना के साथ साथ ऐसे अन्य गंभीर रोगों की भी बात कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि कोरोना जो है वो तो एक बार वैक्सीन आ गई तो वो तो पोलियो का जैसे लुप्त हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, नाबूद हो जाएगा। मगर ऐसे गंभीर प्रश्न जो है, जैसे डायबिटीज हो या कैंसर हो या एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस हो, वो हम लोग कैसे खत्म करेंगे, उसकी बात यहाँ लेखक ने जम के की। हमने 2 चरण देखे, तीसरा हमारा यहाँ से चरण शुरू होगा जो कि हमारा संशोधित रहेगा, जिसमें हम लोग आज पहले तो कॉजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, कि इसके कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारणों से ये बात जो है यह फैलती है। उसके बाद हम लोग किस वर्ग को क्या करना चाहिए वो भी थोड़ा देखेंगे, यानी कि हेल्थ वर्कर को क्या करना चाहिए, एज ए सिटीजन हमें क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर में से जो है हम क्या कर सकते हैं, इत्यादि चीजों की बात हम लोग आगे करेंगे। देखते हैं कॉजेज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैपन व्हेन बैक्टीरिया चेंज एंड बिकम रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शंस बाय दे कॉज इन्फेक्शंस। जब मनुष्य को किसी भी
बैक्टीरिया के द्वारा, किसी भी सूक्ष्म जीव के द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको मारने के लिए जो दवाएं ली जाती है जिसे एंटीबायोटिक हम कहते हैं, वही एंटीबायोटिक का जो विवेकहीन उपयोग है ये इस बैक्टीरिया को रोग प्रतिकारक बनाएगा, वह ड्रग के सामने लड़ने के लिए सक्षम बनाएगा, जिसकी वजह से अब ड्रग की असर जो है, एंटीबायोटिक की असर, वो नहीवत हो गई है, वो जीरो हो गई है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पिछले 25 वर्षों में कोई नई एंटीबायोटिक की शोध नहीं हुई है। देयर इज नो न्यू एंटीबायोटिक इन्वेंटेड सिंस लास्ट 25 ईयर्स, क्योंकि यह एक बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है और उसके साथ साथ इसमें धैर्य जो है वो भी बहुत ही लगता है। तो देखते हैं ओवर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का अतिरेक जिसे हम कह सकते हैं। पेशेंट्स नॉट फिनिशिंग द ट्रीटमेंट, पेशेंट्स जो है वे अपनी प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट जो है वो पूरी नहीं करते। अक्सर हमें मालूम है, हमारे घर में भी होता है कि एक बार तबीयत जो है वो थोड़ी सुधरने लगे तो उसके बाद हम लोग दवाई के सामने भी नहीं देखते, मगर इट इज एडवाइजरी टू कंप्लीट योर एंटायर कोर्स। आगे देखते हैं ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक एंड फिश फार्मिंग। लाइव स्टॉक यानी कि एनिमल डिजीजों से टैकल करने के लिए भी हमारे पास एंटीबायोटिक्स है जो एनिमल्स को दिए जाते हैं। बाद में अगर मिल्ची एनिमल्स हो तो उसके साथ साथ वो हमारे खाने में भी आते हैं, हमारे शरीर में एंटर होते हैं, हमें भी इन्फेक्शन लग सकता है, हमारे शरीर में से फिर से बाहर निकलेंगे, फिर से नेचर में जाएंगे, नेचर में अन्य तत्वों को जो है प्रभावित करेंगे। तो इसी तरह यह पूरी चेन जो है यह चलती है। और एएमआर वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, रेजिस्टेंट जो हो चुके होते हैं बैक्टीरिया, वे भी पूरे प्रदेश में, पूरे क्षेत्र में जो है विचरण करते हैं। पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, यस, यानी कि यह एक हाइजीन की बात है जिसका स्तर हमारी अस्पतालों में बहुत ही कम है। लैक ऑफ हाइजीन एंड पुअर सैनिटेशन, यह भी एक स्वच्छता की ही बात है। और लैक ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स बीइंग डेवलप्ड, जिसका जिक्र हमने किया, बहुत ही खर्चीली प्रोसेस है, इट्स ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड इट टू नीड्स इंटेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये एक अपना आप में ही एक चुनौती है। दूसरी बात खर्चीली इन द सेंस के एक एंटीबायोटिक को डेवलप करने के लिए अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन लग सकते हैं। $1 बिलियन फॉर वन एंटीबायोटिक। अब आप समझ सकते हो कि कितनी एक्सपेंसिव प्रोसेस ये रहेगी प्रत्येक रोग के लिए, हमें प्रत्येक एंटीबायोटिक डेवलप करना हो तो। देखते हैं आगे। तो दिस वर द रीजंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हाउ इट स्प्रेड, अगर स्प्रेड की बात करें तो दोनों बाजू है। एक बाजू एंटीबायोटिक्स ह्यूमंस में जाएंगे, एक बाजू एंटीबायोटिक्स एनिमल्स में जाएंगे। यहाँ एंटीबायोटिक्स है, यहाँ से एक बाजू निकलेंगे एनिमल्स, यहाँ से एक बाजू निकलेंगे ह्यूमंस तक। पहले यहाँ ह्यूमंस से देख लेते हैं, फिर उसके बाद एनिमल्स का देखेंगे। एंटीबायोटिक्स आर गिवन टू पेशेंट व्हिच कैन रिजल्ट इन ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलपिंग इन द गट। पेशेंट अटेंड्स हॉस्पिटल और क्लिनिक। देखिए, यह शरीर में ही पूरी प्रक्रिया होती है। हमारे शरीर में इन्फेक्शन हुआ, हमारे शरीर में एंटीबायोटिक्स डाली गई इन्फेक्शन को रद्द करने के लिए, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। मगर एंटीबायोटिक्स जो थी उसके आदी हो गए हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो उनसे लड़ सकते हैं। एंटीबायोटिक्स की कोई असर अब उस पर नहीं होगी। फिर हम लोग वही बैक्टीरिया लेके हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, क्लिनिक जाएंगे, सारी जगह घूमेंगे। ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्प्रेड्स टू अदर पेशेंट थ्रू पुअर हाइजीन और अनक्लियर फैसिलिटी। यहाँ से हम लोग दूसरे कई सारे लोगों को देंगे हमारे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में डेवलप हो चुके हैं। एज ए पेशेंट उसको मालूम भी नहीं होता। ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्प्रेड्स टू द जनरल पब्लिक, और यहाँ से ये पेशेंट्स भी अब बाहर जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे, अपने अपने काम पे जाएंगे, तो वहाँ से जनरल पब्लिक में भी यह ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है, जो एक पेशेंट से हॉस्पिटल में आया, हॉस्पिटल से अन्य मरीजों को आया, मरीजों से जनरल पब्लिक को आया। अब अगर दूसरा रूट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स आर गिवन टू फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स एंड क्रॉप्स। एनिमल्स डेवलप ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन देयर गट। एनिमल्स भी सेम ह्यूमंस की तरह ही अपने शरीर में ही ऐसे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है वे पैदा करते हैं। हालांकि उसमें कोई एनिमल्स या व्यक्ति का हाथ नहीं होता, यह एक बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। मगर इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमें डिसिप्लिन्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स वो करना होगा, वो फॉलो करना ही होगा।
ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया रीचेस ह्यूमंस थ्रू फूड, द एनवायरमेंट, वाटर, सॉइल एंड एयर एंड बाय डायरेक्ट ह्यूमन एनिमल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो एनिमल्स में से भी पूरे वातावरण में, पूरे प्रदेश में, पूरे क्षेत्र में खाने के द्वारा या कॉन्टैक्ट के द्वारा ह्यूमंस में एंटर होंगे और ह्यूमंस में से फिर से चेन रहेगी। ह्यूमंस फिर कई जगह जाएगा, कई लोगों को मिलेगा, वो लोगों में आएंगे, वे लोग कई जगहों पर जाएंगे, कई लोगों पर मिलेंगे। ठीक है, तो यह एक प्रक्रिया थी कि किस तरह यह एंटी माइक्रोबायल जो रेजिस्टेंट है वह फैलता है। इट हैपन्स व्हेन बैक्टीरिया चेंजेस, ये तो हमने देख लिया कि बैक्टीरिया जब चेंज होता है, अपना जो केमिकल फॉर्मेशन चेंज करता है एंटी माइक्रोबायल ड्रग के सामने लड़ने के लिए, तो उसे रेजिस्टेंट डेवलप किया ऐसा कहा जाता है और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। अब देखते हैं आगे। देखिए, अब हमारे पास कुछ बिंदु है जिस बिंदु को हमें देखना जरूरी है ताकि हमें मालूम पड़ सके कि हमें क्या करना होगा, यानी कि डू एंड डोंट्स। देखते हैं, व्हाट कैन यू डू एज ए जनरल, ओनली यूज एंटीबायोटिक्स व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय सर्टिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल। ऐसे ही एंटीबायोटिक्स के उपयोग को आप टालें, अवॉइड करें, मगर जब जेन्युइनली प्रिस्क्राइब्ड किया गया हो आपको और वो भी एक सर्टिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा, तभी उसका सेवन करें, तभी उसका उपयोग करें। ऑलवेज टेक द फुल प्रिस्क्रिप्शन इवन इफ यू फील बेटर। यस, फुल प्रिस्क्रिप्शन, फुल कोर्स आप कीजिए, भले ही आपकी तबीयत अच्छी हो रही हो, भले ही आप अच्छा फील कर रहे हो, मगर अगर आप लोग फुल प्रिस्क्रिप्शन यूज नहीं करेंगे, जो डोसेज दिया गया है डॉक्टर के द्वारा, तो हो सकता है बैक्टीरिया जो है वो अपने अंदर रेजिस्टेंट डेवलप कर ले। नेवर यूज लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक्स। लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक्स को आप कचरे में ही डाल दीजिए, उसे यूज मत कीजिए। नेवर शेयर एंटीबायोटिक्स विथ अदर। किसी दूसरे की एंटीबायोटिक कृपया ना ले या किसी दूसरे को आपकी एंटीबायोटिक कृपया ना दे। प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय रेगुलरली वॉशिंग योर हैंड, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ सिक पीपल एंड कीपिंग योर वैक्सीनेशन अप टू डेट, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग, यही बात यहां से समझनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो शब्द है, उसका प्रयोग जो है वो हमारा समाज कोरोना काल से करना शुरू किया, मगर आज के समय हम लोग सब लोग जो है वे एक जीवित बॉम्ब समान है। कौन से जो विषाणु हमारे अंदर है, कौन से बैक्टीरिया हमारे अंदर है, क्या हो रहा है, वो हमें किसी को भी मालूम नहीं है। तो इट्स बेटर टू प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंस एट एवरी मोमेंट, एट एवरी प्लेस। सिर्फ कोरोना काल में ही नहीं, मगर कोरोना के बाद भी हमें यह करना ही पड़ेगा, उसमें हमें कोई शंका नहीं है। व्हाट पॉलिसी मेकर्स कैन डू, ये हमारी बात हुई। पॉलिसी मेकर के बारे में अगर देखें तो एंश्योर यू हैव अ रोबस्ट नेशनल एक्शन प्लान टू टैकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आप यह सुनिश्चित कीजिए, नीति निर्माणकारों की बात कर रहे हैं कि आप यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके देश में यह एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा आपके पास राष्ट्रीय योजना है, आपके पास नेशनल प्लान है। इंप्रूव सर्विलियंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, सर्विलियंस को बढ़ा दीजिए, किस तरह इन्फेक्शन होता है वो देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए, कैसे होता है, कौन कौन से रोग के जो बैक्टीरिया है रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं इत्यादि। स्ट्रेंथन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर। स्ट्रेंथन इन्फेक्शन प्रिवेंशन, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को इन्फेक्शन ना लगे उसकी तकेदारी रखिए, वो पॉलिसी मेकर्स को कहा गया है, और उसकी एक ही तकेदारी है, टू कीप सोशल डिस्टेंस। रेगुलेट एंड प्रमोट एप्रोप्रिएट यूज ऑफ क्वालिटी मेडिसिन। क्वालिटी मेडिसिन की ही बात करना है यहाँ, दूसरी कोई डुप्लीकेट एंटीबायोटिक इत्यादि चीज़ों का जो उत्पादन है वह सरकार के द्वारा या नीति निर्माणकारों के द्वारा सदंतर रूप से बंद होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए। मेक इन्फॉर्मेशन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अवेलेबल। जो माहिती प्राप्त है, जितनी माहिती उतनी माहिती आप पब्लिक डोमेन में रख दीजिए, पब्लिक को अवेयर कीजिए, तभी तो पब्लिक जो है वह समझ सकेगी। वरना आज हमारा भारत इतना बड़ा है और इनमें से जो आप कह लीजिए जो शिक्षित वर्ग है वो थोड़ा छोटा है, तो उन लोगों तक ही यह बात पहुंचेगी, यह समझ जो है वो उन लोगों तक ही सीमित रहेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड कवर द एंटायर पॉपुलेशन, यह सबको अलर्ट करने की बात है। तो एक प्रोपोगंडा चलाना चाहिए इस नीति निर्माणकारों को, और इस प्रोपोगंडा के द्वारा वेरियस कैंपेन्स चलाने चाहिए, और उस कैंपेन्स में जो अशिक्षित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को सलाह देनी चाहिए, उन लोगों को समझाना चाहिए। अब बारी है हेल्थ वर्कर्स की कि वे लोग क्या कर सकते हैं। व्हाट हेल्थ वर्कर्स कैन डू, प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय इंश्योरिंग योर हैंड, इंस्ट्रूमेंट एंड एनवायरनमेंट आर क्लीन।
ठीक है। हेल्थ वर्कर को यह ध्यान रखना है कि अपने हाथ उसको साफ रखने हैं, उसके जो औजार है वो साफ रखने हैं, और आजू बाजू उसका जो पर्यावरण है वो भी उसको साफ रखना है। कीप योर पेशेंट्स वैक्सीनेशन अप टू डेट। वैक्सीनेशन कीजिए, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो लेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बैक्टीरिया जो है वह रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। तो टू अवॉइड एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशंस आर टू बी केप्ट अप टू डेट। If you think a patient might need antibiotic, where possible, test to confirm and find out which one. Yes, अगर हेल्थ वर्कर को ऐसा लगे कि हमारे मरीज को एंटीबायोटिक की सख्त ज़रूरत है, तो उसे कहा गया है कि पहले तो वो देखे कि कौन सी एंटीबायोटिक की ज़रूरत है उसे, उसी प्रकार से उसे वो डोज दिया जाए। Only prescribed and dispensed antibiotics when they are truly needed. Yes, एंटीबायोटिक्स को तभी ही प्रिस्क्राइब करें जब उसकी सख्त ज़रूरत हो, यानी कि लास्ट ऑप्शन रख दिया गया है हेल्थ वर्कर्स के लिए। और उन लोगों को कहा गया है कि आपको प्राइमरी स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट में आपको एंटीबायोटिक्स अवॉइड करनी है, मगर जब ऐसा पॉइंट आ जाए कि एंटीबायोटिक्स के बिना नहीं चलेगा, तब भी आपको प्रिस्क्राइब करनी है, तब भी आपको देनी है। प्रिस्क्राइब एंड डिस्पेंस द राइट एंटीबायोटिक एट द राइट डोज फॉर द राइट ड्यूरेशन। यस, बहुत ही जो है प्रिसाइज एंटीबायोटिक का यूज करने की बात है। जिसको जरूरत है उसको ही दी जाए, उसको भी एकदम पहले देख के दी जाए, सर्वप्रथम बार में ना दी जाए। दूसरी बात, राइट डोज दिया जाए, जितनी जरूरत है उतना ही दिया जाए और सही समय के लिए दिया जाए। तो ये 3-4 बात जो है वो हेल्थ वर्कर्स के लिए थोड़ी जरूरी है। आगे देखें कि हमारा कृषि क्षेत्र जो है वो क्या कर सकता है, तो हम देख सकते हैं कि एंश्योर दैट एंटीबायोटिक्स गिवन टू एनिमल including food producing and companion animals are only used to control or treat infectious diseases under veterinary supervision. जो संक्रमिक रोग है, संक्रमिक यानी कि इन्फेक्शियस आप कह सकते हैं, इसके उपाय के लिए ही एनिमल्स को एंटीबायोटिक्स दी जाए, वो भी वेटरनरी सुपरविजन के तहत। ऐसे ही नहीं, ऐसे जो कृषक है वो अपने लाइव स्टॉक को ऐसे ही जो है अंधेरे में तीर नहीं चला सकता, एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकता। इट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शुड बी ओनली गिवन अंडर वेटरनरी सुपरविजन। वैक्सीनेट एनिमल्स टू रिड्यूस द नीड ऑफ एंटीबायोटिक्स। सेम अप्लाइज इन द केस ऑफ एनिमल्स। मनुष्य के मामले में जो सिद्धांत है वही सिद्धांत एनिमल्स के मामले में भी है। अगर एनिमल्स का वैक्सीनेशन अच्छी तरीके से होगा तो उसे एंटीबायोटिक्स की कम से कम जरूरत पड़ेगी, मगर उसका अगर वैक्सीनेशन पुअर रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो उसको एंटीबायोटिक्स जो है वो फ्रीक्वेंटली उसे देनी पड़ेगी, उसे जरूरत पड़ेगी। प्रमोट एंड अप्लाई गुड प्रैक्टिसेस एट ऑल स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट सोर्स। अप्लाई एंड प्रमोट गुड प्रैक्टिसेस एट ऑल स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए जो मापदंड है या धारा धोरण है उसे भी सरकार के द्वारा थोड़ा सख्त कर दिया गया है, और कृषकों को अपनी जो उत्पाद पद्धति है उसे और अच्छा और बेहतर बनाने की बात की गई है। Implement international standard for the responsible use of antibiotics and guidelines set out by OIE, FAO and WHO. OIE is Paris-based organization working for animal health. और बाकी के दोनों को हम जानते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और यह पूरी की पूरी जो बात है, यह उसका जो सोर्स है वो भी WHO है, जो कि आज के कोरोना के समय में बहुत ही कार्यरत है और जो है हमें भी कई बार सुनने में आई है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज किया था और आज वे महानुभव भी खारिज हो चुके हैं। ठीक है, तो दिस वाज द होल थिंग अबाउट एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस। बहुत ही गंभीर समस्या है आज के भारत में, इसीलिए हमने एक लेख किया था। फिर भी आज इस लेख को करने का विचार जो है वो इसलिए आया क्योंकि जो कोरोना है वो उसकी तो बात हो रही है सब जगह, इतना घातक नहीं है फिर भी बात हो रही है। मैं घातक नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर इसकी सिर्फ संक्रमक की जो क्षमता है वो ही बड़ी है, उसकी मारक क्षमता कम है। सामने आज हमारे पास ऐसा कुछ रोग है जिसकी मारक क्षमता कई गुना ज्यादा है और जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, जिसकी हमें गंभीरता ही नहीं है। तो ऐसे मुद्दों पर हमें ज्ञान होना जरूरी है और ऐसे मुद्दों पर ज्ञान बढ़ा के ही हम लोग जो हमारी जो गंभीरता है वो भी कायम कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो आज इस लेख में इतना ही, अगले लेख में मिलेंगे अगले विषय के साथ, अगले आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माइंड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।